चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट ऑल्टरेशंस ऑल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू क्या बेटा? चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब जब कंपनी का ना ऑब्जेक्ट क्लॉज आपने पढ़ा था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो किस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया जा रहा है, कंपनी को बनाने के पीछे का हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस चीज को बेसिकली हम ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज करने का बेसिक प्रोसीजर हमारा क्या रहने वाला है। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले सेक्शंस कौन सा इंप्लीमेंटेड है यहाँ पे? सेक्शन 13, सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9। ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, कहते हैं कंपनी में आई कौन सा रेजोल्यूशन आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑल्टर कर सकती है प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। यानी कि इन जनरल आपको एमओए को चेंज करना है तो ऑफकोर्स क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये लिखा हुआ है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। कहाँ लिखा बेटा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। इट मींस कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब सर पहली बात हमें यहाँ पता लग गई कि अगर कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। कहता है फर्दर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज है प्रोवाइड डेटा कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल करेगा बेटा आरओसी को क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन इन फॉर्म दिस पर्टिकुलर। कौन से फॉर्म में फाइल होता है? फॉर्म MGT 14 में फाइल होता है। किसमें फाइल होता है? MGT 14 में। पढ़ा रहेगा ऑलरेडी। हाँ। तो कहते हैं एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम in respect of the object clause of company certified registration within a period of कितना? 30 days from the date of filing a special resolution according with that particular section। अब जरा एक मिनट इधर देखो ध्यान से। सर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टॉपिक ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या है बेटा हमारे पास? ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है। कंपनी यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगी। क्या चेंज करे बेटा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक जनरल केस। ध्यान सुना पहले। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने का मतलब, कंपनी मान लो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी, कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हुई थी बेटा? बनी थी। इसमें चेंज मतलब क्या? या तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो सम एडिशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही, यहाँ पर आप कुछ नया ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स ऑल्टरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर आप रिप्लेस कर रहे हो किसको? ओल्ड विद न्यू। या तो आप पुराने ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर रहे हो किससे बेटा? नए ऑब्जेक्टिव से। हाँ जी। तो दो सिचुएशन यहाँ पर है, या तो आप नया ऐड कर रहे हो, पुराना भी है, नया भी रहेगा। या फिर आप पुराने वाले को रिप्लेस कर रहे हो, नए वाले को क्या कर रहे हो? ऐड। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएगा? चेंज। तो सर जब कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज होगा तो ऑफकोर्स आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगे यहाँ पे। क्या फुलफिल करना पड़ेगा बेटा? लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। बोलो बेटा। हाँ जी। तो सर जब लीगल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे तो उसका सबसे पहला सिचुएशन रहेगा, आपको पास करना पड़ेगा क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? मैंने कहा था ना हर बार बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होगा। हाँ, और बोर्ड रेजोल्यूशन में कुछ चीजें डिसाइड करोगे आप। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे ऑल्टरेशन। क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे ऑल्टरेशन को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज आपका चेंज हो रहा है उसको अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, वंस दे अप्रूव तो ये डिसाइड करेंगे डेट ऑन विच नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंड एंड डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है। जनरल मीटिंग का नोटिस कब भेजना है वो डेट डिसाइड करेंगे। मीटिंग कब होनी है वो डेट डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे इसके बाद? एसआर की। और एसआर कौन सा रेजोल्यूशन है बेटा? मेंबर्स का रेजोल्यूशन है। किसका रेजोल्यूशन है? अच्छा, जैसे ही फिर मीटिंग हेल्ड होगी तो ये पास करवाएंगे क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड व्हाट मेजोरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड? अप्रोक्सीमेटली 75%। राइट। बोला बेटा। या अच्छा, जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में,
कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइल करेगी एक फॉर्म। कौन सा? MJT 14। किसको? ROC को। किसको फाइल करेगी बेटा? कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग रेजोल्यूशन। बोलो जी। फ्रॉम पासिंग SR। तो जिस दिन आपने SR पास करा, वहां से 14 days के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? समझ में आया? पक्का? श्योर? हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, वो पढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी करो। हो गया? है ना? ऐसा तो क्या हो गया? देखो, अगर आगे बढ़ना ध्यान से, थोड़ा सा सिचुएशंस का बदलेगा। फर्दर कहते हैं, इन केस ऑफ कंपनी एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू क्या बेटा? पोस्टल बैलेट, any alteration object clause of the memorandum of association shall be implemented same through the postal ballot in terms of section 110 of this particular situation। मतलब अगर सेक्शन 110 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सा सेक्शन बेटा? 110 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको ऑल्टरेशन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज पे। किसके जरिए?
पोस्टल बैलेट टेक्निक्स, यानी कि सुनो, ध्यान सुनो प्लीज। तो कहते हैं इस सिचुएशन में, इफ सेक्शन 110 अप्लाई टू कंपनी, अगर बेटा सेक्शन 110 किसके ऊपर अप्लाई है, कंपनी के ऊपर, एसआर पास करोगे, एसआर पास वाया पोस्टल बैलेट टेक्निक। कौन सी टेक्निक से बेटा, पोस्टल बैलेट टेक्निक से आपको एसआर पास करना पड़ेगा इन केस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। समझे? लिखना जरा इसको। हो गया? ओके। अब अगला देखो, कहता है फर्दर, सेक्शन क्या लिखा बेटा, 13 subsection 8 lay down that a company which has raised money for the public through the prospectus and has any unutilized amount of money so raised shall not change its object for which it raised the money through the prospectus unless a special resolution passed by company and the detail may be prescribed, right, in respect of such resolution may be published in the newspaper। मतलब रेजोल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश या फिर एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, which is circulation as the place of the where registered office of company is situated and also place in the website of the company अगर कोई है indicates such directions। क्या मतलब है सर इसका? और दूसरा बेटा, आप डिस्टिंक्शन शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे प्रोमोटर के द्वारा या फिर शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन स्पेसिफिक 7। क्या मतलब है सर इसका? इसको देखो ध्यान से, सिचुएशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक केस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सपोज यहाँ पर एक कंपनी है, क्या है बेटा, एंड दिस कंपनी बीइंग इन पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर प्राइवेट कंपनी, हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है, और सपोज इसने क्या किया हुआ है, शेयर्स इशू किए हुए, फंड रेज वाया पब्लिक इशू। किसके जरिए बेटा? पब्लिक इशू। किससे बेटा? पब्लिक से। बोलो जी। और पब्लिक इशू में बेटा जनरली या तो आप आईपीओ लेके आओगे या तो आप एफपीओ लेके आओगे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो क्या लेके आएगी बेटा? एफपीओ। और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो क्या लेके आएगी? आईपीओ। मतलब सिंपल सी बात है, कभी भी कोई कंपनी अनलिस्टेड लिस्ट होना चाहती है तो पहली बार जब भी शेयर इशू करेंगे पब्लिक उसको आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ लाने के बाद वो लिस्ट हो जाती है। क्या होती है? लिस्ट हो जाती है। ठीक है। तो सर आईपीओ जब लेके आती है कंपनी, तो कंपनी उसके लिए क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। हालांकि प्रोस्पेक्टस बेटा अगला ही चैप्टर है आपका, काफी डिटेल में पढ़ोगे प्रोस्पेक्टस को, बट बेसिकली बता दो। प्रोस्पेक्टस बेटा एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसमें आप जब शेयर होल्डर से फंड रेस कर रहे हो तो उनको बताओगे ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी क्या काम करती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तभी तो शेयर होल्डर फंड्स देंगे आपको, आई मीन जो पब्लिक है फंड्स देंगे आपको। बोलो बच्चों। हाँ, एंड सपोज इन्होंने फंड रेज कर लिया, पब्लिक ने यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड कर दिया कंपनी, फंड्स प्रोवाइड टू कंपनी। हाँ जी बेटा, फंड्स प्रोवाइड टू कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस या ऑब्जेक्ट वट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्या मिल गया बेटा आपको? फंड्स वगैरह मिल चुके हैं। अब हुआ क्या सर, ड्यू टू एनी रीजन वट एवर द रीजन, ठीक है, लेटर ऑन कंपनी ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी क्या करे बेटा? ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। अच्छा चलो ठीक है, ऑल्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम क्या है, जो पैसा आपने रेस किया था ना, वो अभी अनयूटिलाइज्ड है।
अनयूटिलाइज फंड्स इनका बचा हुआ है, जो इन्होंने किससे रेस किया था, जो आपने रेस किया था वाया पब्लिक इशू से। किससे बेटा? तो इसको हम बोलेंगे दैट इज रेज्ड वाया पब्लिक इशू। मतलब भैया आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो, बट अभी भी आपका वो फंड बचा हुआ है जो पब्लिक इशू से आपने क्या किया था, रेस किया था। क्या किया था? रेस किया था। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं मैं? तो क्या कंपनी कर सकती है? तो कंपनी जनरली ऐसा नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। मतलब नॉट अलाउड टू ऑल्टर ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब कंपनी को यहाँ पर अलाउड नहीं है कि वो क्या करे, ऑब्जेक्ट क्लॉज, बट क्या लिखा हुआ है, अनलेस। मतलब कर सकती है अगर नीचे दी गई दो कंडीशन फुलफिल कर ले। सबसे पहला आप क्या करोगे बेटा, पास करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे? और ऑब्वियस सी बात है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वाया पोस्टल बैलेट टेक्निक से। किससे पास होगा? अच्छा भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास तो किया, अब इसमें दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, इस रेजोल्यूशन को आप पब्लिश करोगे। क्या करोगे? पब्लिश करोगे न्यूज़पेपर में। किसमें? न्यूज़पेपर में। अच्छा, दो न्यूज़पेपर होने चाहिए। एक होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर, और एक होना चाहिए लोकल लैंग्वेज वाला। कौन सा वाला? लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है। कौन सी लैंग्वेज वाला बेटा? वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटा? लोकल लैंग्वेज, मतलब जो आपके, अच्छा ये न्यूज़पेपर कहाँ पे, कहाँ करोगे? जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है। जहाँ पे क्या सिचुएटेड है बेटा? रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और जो मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है उसमें। यानी कि बेटा कोई ऐसा न्यूज़पेपर में कर दिया जो सर्कुलेट हो ही नहीं रहा है, या जिसकी बिक्री बहुत कम होती है, लोग कम खरीदते हैं। मतलब आपको ऐसा न्यूज़पेपर में करना है जो सर्कुलेट ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बेटा? सर्कुलेट ज्यादा होता है, लोग ज्यादा परचेस करते हैं, उस न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। और साथ के साथ बेटा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग, भाई एसआर पास होता है तो कितना अप्रूवल चाहिए? 75। मान लो 80% लोगों ने एग्री कर लिया, क्या एसआर पास हो गया? सपोज, तो 20% तो अभी भी मना कर रहे हैं। जो मना कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंटिंग, जिन्होंने अपनी असेंट दी ही नहीं है। तो इनको आप क्या दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, कि भैया लो, अपना फंड्स लेके जाओ जो आपने इन्वेस्ट कंपनी में किया था। भाई ऑब्जेक्शन ही खत्म। इनको आप क्या दोगे बेटा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, मतलब आप इनके पैसे वापस। तो फंड्स को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिफंड कर रहे हैं। आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नहीं मान रहे हैं, 80% मान चुके हैं, आप नहीं मान रहे हैं, राइट, तो एक काम करो, आप अपना पैसा लो और यहाँ से निकल लो चुपचाप से। ठीक है। सो दैट मीन्स आपका भी नुकसान नहीं है, और कंपनी जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑब्जेक्ट, या फॉर एग्जाम्पल एसआर पास ही नहीं होता, या तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर हो ही नहीं सकता। जब एसआर पास हो चुका है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर मान चुके हैं, आप नहीं मान रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, क्या अपने पैसे ले लो, आपको हम एक्सेल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर ऐसा कंपनी करती है, तो फिर अनयूटिलाइज फंड्स को फिर वो यूज करेगी कौन सा ऑब्जेक्टिव में, जो नया ऑब्जेक्टिव है उसके में। समझ में आया? क्योंकि आपको फंड्स मिला था किसके लिए बेटा? उस ऑब्जेक्ट के लिए। आप उसको चेंज कर रहे हो, है ना, अनयूटिलाइज फंड बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अनयूटिलाइज फंड कहाँ यूज करोगे आप? नया ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसकी परमिशन ले जा रही है हमें बेसिकली। समझ में आई बात? लिखो। तो भी बेटा यूज तो करोगे ना तभी। हमें क्या पता तुम कहाँ यूज करो, क्या यूज कर रहे हो। पता लगे उस ऑब्जेक्ट में यूज कर लिया, मौका में लॉक किया, फिर कैसे करोगे? एडमिशन हो गए सबके? इसका क्यों नहीं हो पाया? कौन सी आईडी? हाँ।
लॉगिन पता है आपको? एक और कलेसी खत्म नहीं हो रहे हैं। चल क्या करोगे ग्रेजुएशन के? फर्दर पब्लिक हो। चलो लिखो लिखो। बस एक तो मेरी वैसे तबीयत ठीक नहीं है तो तुम चाय चाय चले गए। पता हो गया। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। तो हो गए? कहाँ पे हो? एसआर में पहुंच गए हो? तो डिसेंडिंग शेल्टर को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी।
हो गया डन। आज क्या थर्सडे है क्या? वो तो बहाना चाहिए। जाओ। ठंडा मत लेके आना मेरे लिए। नॉर्मल। हुए। कितना स्लो लिखते हो गए। देखो प्राची को देखो, 2 घंटे पहले लिख के बैठ गई। आज बोला था मैंने। आज के डेट बोले थे मैंने। परसों तक सारी दे देता हूँ। चल। हम्म। क्या? उठ क्या करे तुम बैठ गए यहाँ पे? ओम भट्ट साहब। क्यों? ठंड लग रही है क्या? फिर एसी, एसी ऑन है ऑफ है? तो एसी बंद कर दो 2 घंटे लिए। देखो, also for deleting any portion of capital object clause, the procedure laid down in this section has been followed। मतलब अगर डिलीट भी कर रहे हो तो भी होगा, मतलब वही बात होगी। A company may wish alter the object clause stated in due to various reasons। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। If company wish to cut back where it feel that diversify the business directions of the management, मतलब अपने बिजनेस के डायरेक्शन को क्या करें बेटा, चेंज करे तो कंपनी बिकम डिफिकल्ट और अनइकोनॉमिक। होता है ना, समटाइम हमने एक बिजनेस शुरू किया बट वो हमारे लिए सही नहीं है, दुनिया भर की कॉस्ट सारी बेनिफिट्स में खो देगा। इट मे बी ऑल्टर द ऑब्जेक्ट एंड सेल या फिर डिस्पोज ऑफ कर देगा होल या फिर पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, मतलब अपने बिजनेस को अब क्या कर रहे हो यहाँ पे, बेच दे रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो। फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज फॉर द मेमोरेंडम ऑफ पोस्टल यूनिट्स। मतलब देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो और क्या पास कर रहे हो, है ना, तो सर यहाँ पे बेसिकली इन दो कंपनीज को बेटा पोस्टल बैलेट के टेक्निक से क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, एक मैंने बोला था ना सेक्शन 110 जहां पर एप्लीकेबल है। अभी 200 मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट है आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने पब्लिक इश्यू से फंड रेज किया हुआ है और अभी भी क्या है, अनयूटिलाइज है, तो इन दो केस में आपको क्या करना है, पोस्टल बैलेट टेक्निक से रेजोल्यूशन पास करना है। पढ़ा चुका ऑलरेडी, बोलो यार। हाँ, बाकी प्रोसीजर्स है बेटा, ये हमें सेल्फ रीड करना है, कुछ नहीं है, जो पढ़ा चुका हूँ वही है। तो इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या हो गया बेटा यहाँ पे, सम ऑफ स्पेसिमेन विल अंडरस्टैंड एंड फर्दर। अगला क्या लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, सिंपल सिंपल है, हाँ बोलो बोलो। रीड करना है खाली उसमें, और वैसे भी ड्राफ्टिंग की जब क्लास होगी ना आपकी, तो उसमें आपको बताऊंगा कि एसआर कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और अभी तुम्हारी वो लेवल नहीं आया ना, लेवल आएगा तो पढ़ाई ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरेशन ऑफ क्या, लाइबिलिटी क्लॉज। क्या बेटा, लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है, बात तो सही है ना बेटे। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है, जो डिफाइन करता है कंपनी के क्या, मेंबर्स लाइबिलिटी। हाँ जी, जी तो मेंबर की क्या लाइबिलिटी होगी। तो अगर मैं इस क्लॉज को अल्टर कर रहा हूँ तो उसका क्या सिचुएशन रहेगा, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 of the act, a company may by passing capital alter the complying with the procedure specified in the section, alter the provision of any of its member। It means a company may can change the liability clause of memorandum of association by passing a special resolution। Further, in this particular section provided that वही एसआर के साथ क्या फाइल करोगे, एमजीडी 14, कुछ नहीं है दोस्त, इधर देखो ध्यान से। क्या, क्या लिखा बच्चों, ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। अच्छा, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या ऑल्ट्रेशन होगा यार, व्हाट काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन कैन बी इन ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज में।
अबे क्या होगी? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर, कंपनी जो है, मान लो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी क्या है ना? सपोज ये कंपनी कन्वर्ट हो रही है इनटू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। बोलो बेटा, किस में कन्वर्ट हो रही है? जहां पे हो सकता है हैविंग शेयर कैपिटल हो, और हो सकता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यस और नो? तो क्या लायबिलिटी चेंज हो जाएगी? या या फिर किस में कन्वर्ट हो सकती है? अनलिमिटेड में। किस में चेंज हो सकती है? अगेन जहां पर क्या होगा भाई, इसके अलावा और कोई रास्ता है? मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, तो कर चुके थे ना आप लोग पहले ही। हाँ जी। हाँ, या तो कंपनी बेटा लिमिटेड में, ये तो वाइस वर्सा हो रहा है। वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो रहा है। कंपनी लिमिटेड गारंटी है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। या अनलिमिटेड कंपनी है, किस में कन्वर्ट हो रही है? शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली लायबिलिटी क्लॉज क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो। अगेन जब इस सिचुएशन में बेटा हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू फॉलो, तो यहाँ पर सिंपली आपको कौन सा सेक्शन फॉलो करना है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ही सफिशिएंट है, स्पेसिफिक कोई नहीं है। जैसे ऐसा सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 9 पढ़ा था आपने स्पेसिफिकली, रजिस्टर्ड ऑफिस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 पढ़ा था। तो यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ऑल्टरेशन के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या पास करोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा। और अगेन डायरेक्टर यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे? पहले तो अप्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे सच ऑल्टरेशन। क्या करेंगे बच्चे? और होगा मैं थोड़ा, अप्रूव करेंगे क्या? सच ऑल्टरेशन, ठीक है। दूसरा, नोटिस की डेट एंड जन्म मीटिंग की डेट को फिक्स किया जाएगा। इसको फिक्स किया जाएगा बेटा, है ना? इसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। बोलो जी। हाँ जी, उसके बाद जन्म मीटिंग कॉल करी जाएगी। और जब जिस दिन जन्म मीटिंग होगी उस दिन पास होगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसआर। अच्छा, जब एसआर पास होगा तो ऑफ कोर्स फाइल होगा क्या? फॉर्म MGT 14, किसको? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। हाँ, समझ में आया? लिखो इसको, मैं कटवा
वे क्या कंपनी क्या होता है ना, कंपनी में कोई भी काम ना ऐसे मैन्युअली नहीं होते हैं। एवरी वर्क डन वाया रिटन डॉक्यूमेंट, और रिटन डॉक्यूमेंट के लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक डायरेक्टर थोड़ी होता कंपनी में, सभी डायरेक्टर के कंसर्न चाहिए ना। मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं? हाँ, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर्स थे, राइट, उन्होंने डिसाइड करा कि लेट्स चेंज द ऑब्जेक्टिव ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हो रही हैं, फिर चीजें डिस्कस करोगे ना, मीटिंग बुलाओगे, भाई रेजोल्यूशन को एक ही तो पास वो करवाएगा, फिर सारे डायरेक्टर्स मिलेंगे, मीटिंग्स होंगे, मीटिंग में डिसाइड होगा, तो सारी चीजें उसमें क्या होंगे बेटा, डिसाइड होंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझी? ओके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हो गया, और लाइबिलिटी क्लॉज हमारा फिनिश। कैसे दुखी दुखी से लग रहा है उसमें, क्या हो गया? मैंने तुम्हें हंसने को मना किया कि तुम तो बिल्कुल खामोश हो गई। खामोशी का राज क्या है? राज तो आने वाला क्लास, राज के बारे में सिर्फ अंजलि को पता होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब किसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों? कैपिटल क्लॉज किसको चेंज कर रहे हैं? अब कैपिटल क्लॉज में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? सेक्शन 61, जिसको रीड करेंगे किसके साथ? सेक्शन 64 के साथ। यानी कि सर यहाँ पे सेक्शन 13 बेसिकली यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम किसके प्रोविजन को अवेलेबल कर रहे हैं बेटा? सेक्शन 61 को जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब मैं शेयर कैपिटल वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे दोबारा से ये सेक्शन क्या होगा बेटा आपका रिपीट होगा। देखो जरा ध्यान से, कहते हैं द टाइप्स ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन जर्नल मीटिंग ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैन बी एनुमरेटेड एज बिलो। अब सुनो, क्यों ऑल्टर कर रहे हो? सबसे पहला, इंक्रीज कर रहे हैं क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज थिंग एक्सप्लिसिट। सुनो, आपका जो कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल था, मान लो वो कितना था? 1 करोड़। देखो, ठीक है, कंपनी अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। सपोज मान लो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था, तो आप फंड सिर्फ कितना रेज कर सकते हो? 1 करोड़। भाई आपका ना फंड 2 करोड़ रुपए चाहिए। एक सेकंड, एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में आएगा खाली बस, एनओसी में नहीं आएगा, ठीक है। और जो ऑथराइजेशन लेटर है उसमें भी नहीं आएगा। बाकी ठीक है, निकाल लो जो जो मैंने बताया था उस तरीके से निकाल लो। ठीक है, तो मुझे 1 करोड़ से इस अमाउंट को बढ़ाना कितना है? 2 करोड़। तो भैया ऑल्टरेशन कर रहे हो ना आप ऑथराइज शेयर कैपिटल में? हाँ, तो दैट इज कवर अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में कवर होगा, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हो? कंसोलिडेट, या फिर डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। मतलब या तो आप शेयर्स को क्या कर रहे हो बेटा? कंसोलिडेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मर्जर अमलगमेशन पे। किसका एग्जांपल देता हूँ? देखो समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या हाँ, अब ऑल्टरेशन कैसे कैसे हो रहा है? सबसे पहले कौन सा सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है? 61 सबसेक्शन 1 हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बोलो जी। शाम तक हो जाएगा बेटा बुक्स पर। ठीक है, तो भाई पहला मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ किसको? ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ जी। हाँ, हाँ बोलो। हाँ जी।
हाँ जी। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो थोड़ा शेयर कैपिटल। दूसरा जो केस है ना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सम टाइम क्या होता है, हम कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, किसको बेटा, शेयर्स को। या फिर डिवाइड कर रहे होते हैं, किसको बेटा, शेयर्स को। अब सर एक कंसोलिडेशन क्या है, डिवाइडेंड क्या है, भाई डिवाइड का मतलब होता है शेयर्स को क्या कर देना, बांट देना। और कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, जोड़ देना, कलेक्ट करना। इसमें दो एग्जांपल कराता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक्स लिमिटेड कंपनी और ये वाई लिमिटेड कंपनी, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। ठीक है, ध्यान सुना मैम। एक्स लिमिटेड है और क्या बेटा, वाई लिमिटेड है, आपस में क्या हो रहा है बेटा इनका, मर्जर। अब मर्जर होने के बाद भाई इसकी जो शेयर्स हैं और इसके जो शेयर्स हैं, क्या वो दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, बोलो। हाँ, तो जब दोनों शेयर्स ऐड हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन तो होगा ना। तो क्या बोलेंगे इसको, कंसोलिडेट करना। क्या करना बेटा, कंसोलिडेट करना। या फिर यहाँ पर एक कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, क्या है बेटा, अब वो अपने बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। क्या कर रही है बेटा, डीमर्ज कर रही है। डीमर्ज मतलब एक बिजनेस क्या रहेगा, एक्स लिमिटेड, एक बिजनेस क्या रहेगा, वाई लिमिटेड। अब यहाँ पर आपके, क्या इस कंपनी में कुछ शेयर कैपिटल होगा, तो कुछ शेयर किसके पास चले जाएंगे, हेलो, और कुछ शेयर कहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर शेयर्स आपके कंसोलिडेट हुए हैं या डिवाइड हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, बट ऑल्टरेशन तो हो रहा है ना। हाँ जी। तो पहला क्या हो रहा था, शेयर कैपिटल बढ़ रही थी, बढ़ रही है, रिड्यूस नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। रिडक्शन का केस अलग होता है, उसमें सेक्शन 66 आप पढ़ोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज। क्या बोल रहा हूँ, तो सेक्शन 61 अप्लाई होगा, ये बात याद रखना। दूसरा क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं शेयर्स या फिर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आया, बोलो। अब देखो आगे लिखा है, प्रोवाइडेड नो कंसोलिडेशन और डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर इन इफेक्ट अनलेस द, मतलब वही है, ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसको आगे पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो, एक सेकंड। देखो अगला क्या है, कन्वर्ट ऑल या एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल किसमें, स्टॉक में। या रिकन्वर्ट हो रहे हैं बेटा आपके स्टॉक्स किसमें बेटा, फुल्ली पेड अप शेयर्स में। क्या होता है ना, समटाइम हम ना शेयर्स को स्टॉक के फॉर्म में रखते हैं। किसके फॉर्म में रखते हैं, स्टॉक के फॉर्म में। इधर देखो, मान लो मेरे पास 1,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है, इसको कन्वर्ट कर रही है स्टॉक्स में। किस में कन्वर्ट कर रही है बेटा, कन्वर्ट इनटू स्टॉक्स। मतलब कंपनी ने बोला कि जो एक स्टॉक होगा, वन स्टॉक में आएंगे, मान लो 10 शेयर्स। कितने शेयर्स आएंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितने स्टॉक्स बन जाएंगे बेटा, 100 स्टॉक्स बन जाएंगे, बोलो। हाँ, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, शेयर्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में। या फिर रिकन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी कि स्टॉक को वापस से कन्वर्ट किस में कर रहे हो, कन्वर्ट इनटू शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, शेयर्स में। यानी कि जैसे इसी एग्जांपल में लूं, तो ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑल्टरेशन अगेन फिर भी यहाँ पे हो रहा है, स्टॉक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, शेयर्स में। शेयर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टॉक्स में। अगेन दिस इज कॉल्ड ऑल्टरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सब डिवाइड शेयर्स और एनी ऑफ देम into shares a smaller amount than fixed by the memorandum. However, that is the subdivision of the portion of the divided can be amount paid and the amount if any unpaid. So each reduced shares shall be same. It was in the case of the shares from the reduction of the shares in trade. अब ये होता क्या देखो, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ। इधर देखो, मान लो आपने शेयर्स इशू किए थे एट रुपीज 10 रुपए। कितने में बेटा, 10 रुपए में। ठीक है, अब मान लो इसमें फॉर एग्जांपल 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए क्या है बेटा, अनपेड अप है। क्या है बेटा, 2 रुपए अनपेड है। 2 रुपए क्या है हमारा,
अनपेड है। कंपनी क्या कर रही है, इस पोर्शन को कैंसिल ही कर दे रही है। क्या कर दे रही है बेटा? कैंसिल ही कर दे रही है। और जब कैंसिल कर देगी, ठीक है, तो इस सिचुएशन में फुल्ली पेड क्या कंसिडर हो जाएगा? फुल्ली पेड ये कंसिडर हो जाएगा। तो आपका जो शेयर प्राइस है वो पहले कितने रुपए पे था, अब कितने पे हो जाएगा? तो पहले क्या शेयर्स की वैल्यू में चेंजेस आ गया? क्या आपने सब डिवाइड कर दिया शेयर्स को? क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सब डिवाइडेड कर दिया। दैट दैट मींस अपने वैल्यू क्या कर दी उसकी? रिड्यूस कर दी। अच्छा सुनो, 100 शेयर अगर इश्यू करे होंगे तो 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1000। बट अब कितना हो जाएगा? 800। तो जो 8 रुपए आपने फुल्ली वेटेड मान लिया, दैट मीन्स आपने यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया शेयर्स को किसमें? सब डिवाइडेड। या फिर समटाइम कंपनी क्या करती है? स्प्लिट कर देती है। क्या कर देती है बेटा? स्प्लिट कर देती है किसको? प्राइस। क्या कर देते हैं बेटा? स्प्लिट कर देती है प्राइस को। कैसे बता? मान लो एक शेयर्स की वैल्यू जो थी वो 100 रुपए थी। कितने थे बेटा? 100 रुपए। अब कंपनी ने क्या करा, इस 100 रुपए के प्राइस को रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? और रिड्यूस करके कितना कर दिया? 50। कितना कर दिया? सर इसका क्या फर्क पड़ेगा? मान लो एक शेयर होल्डर है, कौन है बेटा ये? जिसके पास 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? अच्छा, 1000 शेयर्स तब थे जब प्राइस कितना था? अब प्राइस कितना हो गया? इसके पास क्या 1000 शेयर्स और बढ़ जाएंगे? समझ आया कि नहीं है? मतलब प्राइस के कम होने से आपके वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ शेयर्स। की शेयर्स को हमने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? स्प्लिट कर दिया। बोलो जी। नहीं आ समझ में? हम्म। क्या बोल रहा है भाई? हाँ। किसी एक व्यक्ति के पास चला गया ना? हाँ। तुम्हारे पास मान लो 100 शेयर्स थे। मैंने 10 शेयर्स को एक स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तुम्हें कितने स्टॉक मिलेंगे? तो शेयर्स तो उतनी ही है, बट शेयर्स की जगह क्या मिल गया तुम्हें? स्टॉक मिल गया। समझा कि नहीं समझा? लिखो उसको। क्या वो ऐसे चलाना है? चला लो भाई। तो एक काम करो, रेंट एग्रीमेंट और नोट से करो। तो एक फ्लैट में रहने, फिर काम पे रहने दो, और उस पे नोट पे रहने दो। खाली रेंट एग्रीमेंट नोट से करो। कितने केस हो गए बेटा हमारे पास यहाँ पे? अभी तक 4। पहला क्या था? इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरा क्या था? कंसोलिडेट या फिर डिवाइड। तीसरा क्या था? स्टॉक में कन्वर्जन या रिकन्वर्जन। और लास्ट क्या है बेटा? यहाँ पर सब डिवाइड कर रहे हैं आप किसको? शेयर्स की वैल्यू पे। किसको बेटा? शेयर्स की वैल्यू।
सब डिवीजन में आता है वो। अब लग रहा होगा कुछ आ रहा है, सर दर्द करने वाला। पीछे बैठ जाओ। चल तो गया ऐसी। टाइम लगेगा। लिखो जल्दी। Why are you wasting so much time, man? है ना? तो किससे down होगा? गरीब लोग। फ्लाइट से नहीं। लाइट जैसा। कोई नहीं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। कैंसल शेयर्स which at the date of passing resolution on behalf have not been taken or agreed on taken by any person that is called diminishing of the amount of the share capital। अब ये क्या होता है बताता हूँ आपको। इधर देखो। कौन सा केस है? पांचवा। हेलो। हाँ इधर देखो प्लीज। मान लो कंपनी है। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है मान लो 1 लाख। कितनी है? 1 लाख, ठीक है। अब इस 1 लाख को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सपोज। इसमें से कुछ है इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या है बेटा? इश्यूड शेयर कैपिटल कर लो। और एक क्या है बेटा? अनइश्यूड शेयर कैपिटल। हाँ। प्लीज ध्यान से सुनना। सर ये जो इश्यूड पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? मान लो ये है 80,000 शेयर्स में इशू कर चुका हूँ। कितने शेयर इशू कर सकता हूँ? कर चुका हूँ, सॉरी। बचे कितने? कंपनी क्या कर रही है? ये जो 20,000 शेयर्स है जो इशू नहीं हो रखे हैं, क्या नहीं हो रखे बेटा? इन्हीं को क्या कर रही है?
कैंसिल कर दिए। क्या करें बेटा, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल ठीक है, डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल कैंसिल कर देना। क्या कर देना बेटा, कौन सा वाला पोर्शन, अनइश्यूड। कौन सा वाला बेटा, अनइश्यूड। तो भैया अगेन तुम्हारी शेयर कैपिटल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कितने केस है बेटा, 5 केस है। नहीं बेटा रिड्यूस नहीं है, रिडक्शन तब होता है जब इशूड शेयर कैपिटल को करते हो। ठीक है, अनइश्यूड वाला आपने करा है, कौन सा वाला करा है, अनइश्यूड वाला। तो उसको रिडक्शन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग। क्या बोलेंगे, क्योंकि शेयर्स मार्केट में इशू है ही नहीं। क्या किसी के राइट इफेक्ट होंगे, नहीं सर, किसी के राइट यहाँ पर इफेक्ट नहीं होंगे। राइट, जब इशूड शेयर कैपिटल मार्केट में है उसको रिड्यूस कर रहे हो तो राइट इफेक्ट होगा, तो वहां पे सेक्शन 66 फॉलो होगा। राइट, जब आप अनसब्सक्राइब पोर्शन को या अनइश्यूड पोर्शन को कैंसिल कर रहे हो, वो रिड्यूस तो हो रहा है बट उसको रिडक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट, लिखो जल्दी फटाफट से। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए सर। डन, हो गया भाई। TIMUNITION, हो गया दोस्तों। तो सर हमारे शेयर कैपिटल कैसे कैसे चेंज हो सकता है, उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे कितने केस पढ़ लिए, 5 केस। कितने केस पढ़ लिए बेटा, जहां पर हम शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि रिडक्शन वाला भी हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। वो हम कब पढ़ेंगे बेटा, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में सेक्शन 66 को पढ़ेंगे, है ना। उतने अलग प्रोसीजर रहेगा बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, कहते हैं ऑल दी अबव अल्टरेशन डू नॉट रिक्वायर एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट अल्टरेशन रिलेटिंग टू कंसोलिडेशन डिवीजन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द चेंज इन वोटिंग परसेंटेज ऑफ द शेयर नॉट टेक प्लेस अनलेस द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल मेड द पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, कहते हैं दीज रेजोल्यूशन हाउएवर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड टू द आरओसी बाय पासिंग द रेजोल्यूशन इन कौन से बेटा, ऑल्टर्ड एमओए में। ठीक है, कहते हैं रजिस्टर रिकॉर्ड द नोटिस एंड मे बी ऑल्टर द नेसेसरी कंपनीज मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सेट्रा। तो कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब क्या सर, कौन कौन से फॉर्म्स यहाँ पे फाइल होंगे, क्या क्या सिचुएशंस रहेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर सर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसका क्या सिचुएशन रहेगा। तो जब हम लीगल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसको 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। कितने केसेस में, मान लो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में कवर हो रहे हैं पॉइंट 1, 3, 4 और 5। कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं बेटा, और यहाँ पे केस नंबर 2 में कवर हो रहा है पॉइंट नंबर दूसरा ओनली। कौन सा पॉइंट बेटा, सेकंड ओनली। ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से, यहाँ पे कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, 1, 3, 4, 5। यहाँ पे कौन सा कवर हो रहा है, जो दोनों के लीगल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई पहला क्या पास करोगे, बीआर तो पास हो गई, बोलो यार। दूसरा आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास होगा बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ओआर पास करने के बाद यहाँ पर एक काम और करोगे, आप फाइल करोगे फॉर्म, फॉर्म दैट इज SH7। कौन सा फॉर्म बेटा, टू आरओसी को। किसको बेटा, आरओसी को, जो कि एक तरह से इंटीमेशन है बेटा। क्या है, इंटीमेशन अबाउट चेंजेस।
जो आप चेंज कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो शेयर कैपिटल में, उसकी इंटीमेशन दोगे कौन से फॉर्म में? SH7 में। किसमें बेटा? SH7 में। तो यहाँ पर दो सेक्शन कवर हो रहे हैं आपके, एक 61 और एक 64। तो जो SS7 फाइल कर रहे हो ना, ये 64 में कवर है। किसमें कवर है? 64 में। समझ में आया? बोलो। हाँ और कहा, ऑब्वियस सी बात। OR इज ऑल्सो रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर ना। तो वही चीजें PR यहाँ पे डिसाइड होगा कब जनरल मीटिंग कॉल करी जाएगी, क्या सिचुएशन रहेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। और जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे आप? पास करोगे बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर पास करोगे क्या बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे? अच्छा, तीसरी सिचुएशन में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाएगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, NCLT अप्रूवल देगी तो ही कर सकते हो। और पॉइंट नंबर 4 में बेटा अगेन वही फाइल करोगे क्या? फॉर्म SH7 टू किसको? ROC को। समझे? पक्का? लेकिन यानी कि जो कंसोलिडेशन वाला केस था, डिवीजन वाला केस था, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के काम नहीं चलेगा जी। नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज हो गया। ऊपर स्टेज के 30 रुपए लिखा उसके बाद से तो आपका नाम बताया आपको तेरा को गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का नाम से जितनी जगह ठीक है सर। और डॉक्यूमेंट अगर सारे भेज दिए यार उसमें हो जाएगा, रेंट एग्रीमेंट हो गया, नौसी हो गया। डॉक्यूमेंट सारे होते थे तो ऑफिस से आए थे क्या? और वहां से बैंक गया बोलूंगा कि जमा कर लिया इसका ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? हेलो, नहीं आया? ठीक है। तो ये प्रोसीजर है बेटा, एक बार इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये एक और चीज लिख लो यहाँ पे। ये जो फॉर्म फाइल होगा बेटा कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर। ठीक है, सेम दिन पर 30 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म आप क्या कर लोगे बेटा? फाइल कर लोगे। ठीक है।
बाकी प्रोसीजर से बेटा और स्पेसिमेन रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम जब अलग से क्लास रखेंगे तो उसको डिस्कस कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ, अच्छा सुनो, कितने क्लॉज हो गए हमारे पास? 4 या 5? 5 हो गए ना। पहले क्या पढ़ा था हमने? नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज व्हाटएवर, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज ना लाइक, फिर कैपिटल क्लॉज। अच्छा एक और बच गया, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, क्या वो अल्टर होता है? नहीं सर, उसका अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है सर, तो इसका मतलब उसका अल्टरेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे? नहीं सर। तो देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन कहता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए प्रोवाइड दैट अ कंपनी शेल इन रिलेशन टू ऑल्टरेशन इट्स मेमोरेंडम फाइल करेगी आरओसी को, क्या बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल मिला है वो, ठीक है, मतलब जो जो अपने बेसिक सिचुएशन किया था वो सारा। स्पेशल रेजोल्यूशन शेल बी फॉर्म विद इन 30 डेज, कौन से फॉर्म में बेटा? ये तो पढ़ा चुका हमको ऑलरेडी, एमजीडी, एमजीडी 14 में, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे बेटा, वो रजिस्टर्ड कर देगा आपके ऑल्टरेशन को, कहाँ पे बेटा? जो रजिस्टर्ड वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, दिस इज ऑलरेडी डन, डन 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 डन। खत्म हो गया क्या बेटा हमारे पास? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा डिटेल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशान? बोलो जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं? यस, यस और नो? क्या लिखा हुआ है? क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करे गए हैं, जिस तरह से कंपनी का इंटरनल अफेयर्स चलेगा। देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म द डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई द, क्या बेटा? रेगुलेशन ऑफ कंपनीज ऑपरेशन एंड डिफाइन द कंपनीज पर्पस, मतलब यहाँ पे कंपनी के रेगुलेशंस होंगे और कंपनी के पर्पस को डिफाइन करा जाएगा। द डॉक्यूमेंट कैन बी दो द यूजर, क्या लिखा बेटा? मैनुअल फॉर कंपनी एंड डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ आउटलाइन द मेथोलॉजी एंड अकम्प्लिशन ऐसे डे टू डे टास्क, मतलब जो डेली बेसिस पे जो टास्क डायरेक्टर परफॉर्म करेंगे बेटा, वो कैसे करेंगे, उनके पास क्या डायरेक्शन रहेगा, वो सारी चीजें किसमें डिफाइन होंगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन lay down how tasks are accomplished within the organization, including the process of appointing director and handling the financial record। ये सारी चीजें किसमें डिफाइन होंगे बेटा? हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन शॉर्ट, आर्टिकल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। किस लिए? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे चलाया जाएगा, उस चीज को लेकर, ठीक है। अच्छा, तुमने मेमोरेंडम की डेफिनेशन याद है? सेक्शन 2 क्लॉज 56, क्या पढ़ा था उसमें? मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं हम? ऑल्टर या फ्रेम या ऑल्टर कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बस वही है डेफिनेशन, देखो ध्यान से। सेक्शन 2 क्लॉज 5 डिफाइन करता है किसको बेटा? आर्टिकल को। तो आर्टिकल मींस क्या बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसको ओरिजिनली फ्रेम्ड कर सकते हैं या फिर ऑल्टर कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अप्लाइड इन परस्पेंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर इस एक्ट के हिसाब से। समझ आया? अच्छा, वहां पर आपने टेबल्स पढ़ा थे, है ना? शेड्यूल कौन सा था? 3। टेबल कौन से थे? A B C D E, 5 टेबल थे ना? नहीं आया। अच्छा, उसी शेड्यूल 1 में डी के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी के बाद और एच के बाद, ये पांचों टेबल किसके हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बस खत्म है, देखो। इट ऑल्सो इंक्लूड द रेगुलेशन कंटेन इन टेबल नंबर ए इन शेड्यूल आई ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द कंपनी। अगर हम सुना क्या कह रहा है? फर्दर इन टर्म्स ऑफ, क्या बेटा? सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 आर्टिकल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसके मैनेजमेंट के लिए बेटा? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। हाँ जी, इसको काट देना, इधर देखो, देखें, ध्यान से देखना। तो सर हमने बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको? एओए। क्या बोलेंगे बेटा? एओए, ठीक है। सर ध्यान से, सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो आप खुद फ्रेम कर लो भैया, या तो आप एडॉप्ट कर लो। क्या कर लो? एडॉप्ट। कहां से? शेड्यूल 1। कहां से बेटा? शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल में टेबल्स डिफाइन है। क्या डिफाइन है बेटा? टेबल, जैसे टेबल ई, टेबल एफ, टेबल जी, टेबल
एच और टेबल आई। कितने टेबल हो गए? 5 टेबल हो गए। ए बी सी डी ई, वहां पे कितने पढ़ा था हमने? ए बी सी डी ई। एक सेकंड। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ई से नहीं, एफ से स्टार्ट होगा। बताओ, एफ जी एच आई और जे। कितने टेबल हो गए इसके? 5। चलो अब तुम इसी बात पे खड़ी हो जाओ जल्दी। मुझे बताओ, मेमोरेंडम के जो टेबल थे उनके सीरीज बताओ कैसे। ठीक है। बट नॉट हैविंग द, हैविंग द। तुम देखो। हाँ, आपका इधर देखो। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, है ना? इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अच्छा, टेबल जी जो है वो क्या बताएगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यार इस पेन को क्या हो रहा है? गारंटी। अच्छा, वहां पे क्या था? यहाँ पे क्या है पहले? हैविंग से, बस उसका रिवर्स है बेटा। क्या है? उसका रिवर्स। ठीक है। अब सुनो, टेबल जी में क्या होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर। वहां पे पहले हैविंग था या नॉट हैविंग था? यहाँ पे पहले क्या है? समझ में आ रहा है? ये कौन सी कंपनी होगी? अनलिमिटेड कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी? एंड हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग क्या? शेयर कैपिटल। ठीक है। और जे वाली में अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। समझ में आया? तो ये टेबल सब अडॉप्ट कर सकते हैं किससे बेटा? कंपनी जेड। किसके बेटा? कंपनी जेड। लिख लो। जो कंप्रेसर होगा यार। हाँ, खिंचिक करके। हो गया।
कुल मिला के हमारे पास कितनी टेबल्स हो गए? 10। 5 मेमोरेंडम की और 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बेटा, ये लिखा आप लोगों ने? इतना तो याद हो गया हो, खुद ही लिख सकते हो यार। कैसा बच्चे हो तुम? जी। अच्छा देखो, ये केस मैं करा चुका हूं आपको। एसबुरी रेलवे कैरेज आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीसे। क्या था ये? मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। तो जो भी आउटसाइडर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को क्या आएगा बेटा? पढ़ के आएगा। तो कि ऑलरेडी पूरा सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। दिस अराउंड रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोविजंस के रिगार्डिंग ये पूरा सिचुएशन है बेटा। तो एक बार बेटा इसको जब रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी खास ऐसा है नहीं। ठीक है, बोलो यार। एक केस है यहाँ पे, सुनना ध्यान से। नरेश चंद चन्याल, सॉरी, नरेश चंद, केस का नाम क्या बेटा? नरेश चंद सान्याल। क्या केस है बेटा? नरेश चंद सान्याल वर्सेस स्टॉक कोलकाता, द कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड। अब इस केस का क्या सिनेरियो देखो। कहते हैं द आर्टिकल रेगुलेट करता है क्या? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ क्या बेटा? डिफाइनिंग द पावर ऑफ द ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटरेस्ट। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या कर रहा है बेटा? इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट कर रहा है, ऑफिसर्स की पावर को डिफाइन करके। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो रही है किसके बीच में? कंपनी और मेंबर के बीच में, और मेंबर और मेंबर के बीच में। ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट गवर्न क्या बेटा? ऑर्डिनरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंसिडेंटल टू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, बट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी आर नॉट लॉ, डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? आर्टिकल जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के ऑफिसर्स की पावर्स को क्या कर रहा है बेटा? डिफाइन कर रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो रहे हैं कंपनी के मेंबर के साथ या फिर मेंबर के साथ, ठीक है, वो सारी चीजें डिफाइन कर रहा है। ये किसने बोला था बेटा? नरेश चंद्र सान्याल वर्सेस द कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल है ना वो क्या नहीं है? लॉ नहीं है, फिर फोर्स भी नहीं होगा। ये कौन से केस में था बेटा? दैट इज काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस साधना गाडिया। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में बोला गया था कि भैया जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना वो क्या नहीं है हमारा। तो इसका मतलब ये कंपनी जेट के कॉन्ट्ररी कभी भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखो तो लिखा हुआ है द ऑनरेबल सीएलबी हेल्ड दैट इफ एनी प्रोविजन आर्टिकल्स और मेमोरेंडम कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑब्वियस सी बात है, तो वो इनवैलिड हो जाएंगे टोटली, मतलब लॉ नहीं है। ठीक है, ये कंपनी जेट के फेवर में ही रहेंगे। अगर लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो वो प्रोविजन क्या हो जाएगा? इनवैलिड। मतलब तुमने कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया आर्टिकल में जो कंपनी जेट को क्या कर रहा है बेटा? वॉइडेड कर रहा है, तो वो प्रिवेल क्या करेगा? ये था बेटा कौन सा केस? काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस साधना गाड़िया। ठीक है, बोलो। हाँ लिख लो। दोनों दोनों दोनों। एक बता रहा है रेगुलेट कर रहा है पावर्स वगैरह को। डन।
एक केस का नाम लिखो, हेडिंग लिखो केस का नाम, एस बुरी, एस बुरी, ASHBURY, हेडिंग लिखो एस बुरी वर्सेस वॉटसन, वॉटसन लिखा, एसबरी वर्सेस वॉटसन, बोलो, इधर देखो, केस लो है एशबरी वर्सेस वॉटसन। कौन सा केस है बेटा? एशबरी वर्सेस वॉटसन। अभी केस क्या है ना, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से। तो देखो, मान लो कंपनी है बेटा, कंपनी में ना आपने दो डॉक्यूमेंट्स पढ़े। कंपनी में क्या पढ़े थे आपने? एक क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक क्या होता है एमओआई। ठीक है, बोलो जी। हाँ सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग ए डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है। हेलो, वो डे टू डे अफेयर, किसके लिए बेटा? डे टू डे अफेयर्स के लिए। ठीक है, मतलब कंपनी में जो डेली बेसिस पे अफेयर्स कंडक्ट करे जा रहे हैं उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें रूल्स बता रहा है। हाँ, अच्छा, मेमोरेंडम जो था वो था स्कोप बताने वाला डॉक्यूमेंट। क्या बता रहा है बेटा? स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या था बेटा? स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो केस हुआ ना, एसबरी वर्सेस वॉटसन, तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो एक सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। क्या है जी? सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसका बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी कि सुनो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा इट जस्ट एन सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट ऑफ किसका बेटा? मेमोरेंडम। मतलब क्या है इसका बेटा? साथ साथ मत लिखा करो, पहले समझ, पेज भर के करोगे क्या? तो कहते हैं सर, एनी रूल्स कंटेन राइट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कोई भी रूल इसमें लिखा हुआ है अपने, जो मेमोरेंडम को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? तो भैया वो वैलिड होगा या वॉइड हो जाएगा? वॉइड या फिर इन ऑपरेटिव बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इन ऑपरेटिव। समझ में आए? यानी कि भैया सिंपल सी बात है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अधीन है किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। किसके बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था बेटा? एसबरी वर्सेस वॉटसन, जहां पे जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। यानी कि ये जो भी करेगा किसके हिसाब से करेगा? समझ में आए? तो अगर अच्छा सुनो, ये एक तरीके से अल्ट्रा वायरस हो गया। ये क्या हो गया एक तरीके से? अल्ट्रा वायरस हो गया, क्योंकि आपने अपने पावर से बाहर जाके काम कर लिया है, जो कि आपका मेमोरेंडम अलाउ नहीं कर रहा था। समझ में आया? लिख लो उसको। हो गया? तो बातें क्या कर रहा है? लिखा होता है ऊपर, कांट यू सी? काइनेटिक इंजीनियरिंग, साधना गढ़िया। सही। वेरी
कितने केस हो गए यहाँ पे हमारे एओए को लेके? तीन। पहला, नरेश चंद्र सान्याल वर्सेस द कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, काइनेटिक इंजीनियरिंग वर्सेस गाडिया। एसबरी वर्सेस वॉटसन। इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव। हो गया। तो ये था बेटा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कुछ केसेस। अच्छा, एक और चीज है। अच्छा सुनो, कहते हैं सर, एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ जो कि अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट 2013 या किसी लॉ के हिसाब से, तो मुझे बताओ, क्या ये प्रोविजन वैलिड होंगे? क्या होंगे? वॉइड होंगे। क्या होंगे बेटा? वॉइड होंगे। ठीक है, इनवैलिड होंगे। तो ये डिसाइड हुआ था कौन से केस में? दैट इज कॉल्ड रेविल गोल्ड माइन केस में डिसाइड होगा। किसमें? है? है? कहाँ पे? अच्छा, सी सी है। देखो, केस क्या नाम है इसका? बस क्या लिखा है दिखाने दो। रेविल गोल्ड माइंस। हाँ। तो इस केस में डिसाइड हुआ था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर कोई ऐसा प्रोविजन कंटेन करते हैं जो किसके अगेंस्ट है, कंपनी जेट के, ऑफ कोर्स वो क्या होगा बेटा? वही कौन प्रिवेल कर जाएगा? कंपनी जेट। लिख लो। री प्रिविल प्रिविल सॉरी प्रिविल गोल्ड, प्रिविल गोल्ड। ये ना, पी, एक सेकंड दोबारा लिख लो उसको। क्या था वो? प्रिविल। या नहीं होगा। हो गया जी। अगला केस क्या है? The future of articles in relation to memorandum have already been summoned up to Asbury Railway Carriage। पढ़ चुका ऑलरेडी एसबरी कैरेज वाला। हाँ, बाकी केस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। कहते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी शेल फाइल, किसको बेटा? आरओसी, जिसके जुरिडिक्शन में आपका ऑफिस फॉल कर रहा है, प्रपोज टू सिटुएट दैट मेमोरेंडम आर्टिकल ड्यूली साइंड एंड जो सब्सक्राइबर है वो, मतलब सिंपल सी बात है, आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा बेटा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्या टेबल करा चुका हूँ? बोलो भाई, कौन से टेबल में दिया हुआ है? कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में कौन से टेबल्स हैं? टेबल बताओ टेबल। शेड्यूल 1 टेबल FGHIJ। ठीक है, पढ़ा चुका ऑलरेडी। अच्छा, एनी कंपनी अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेन इन मॉडल ऑफ आर्टिकल, जो भी एप्लीकेबल है वो सारी चीजें। कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय क्या बेटा? शेयर्स एट द ऑप्शन रजिस्टर द आर्टिकल साइन बाय द सेम सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, और अल्टरनेटिवली अडॉप्ट कर सकती है बेटा कोई भी टेबल। मतलब या तो आप डुप्लीकेट डेवलप कर लो या अडॉप्ट कर लो जो ऑलरेडी बने हुए हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कहते हैं आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली टेबल एक्ट दे अप्लाइड हो जाएगा आपके ऊपर। मतलब अगर आपने कोई आर्टिकल बनाया है खुद और रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कौन सा अप्लाई हो जाएगा बेटा? टेबल एफ से लेकर, एफ से लेकर कहां तक थे? जे तक, ठीक है।
एक्सेप्ट द एक्सक्लूड द मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्टिकल टू अवॉइड द कंफ्यूजन। नॉर्मली एवरी कंपनी अडॉप्ट करती है क्या बेटा, जो कंपनी एक्ट में दिए हुए हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, याद है? कितनी रेस्ट्रिक्शन है? बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। लिमिट, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोहिबिशंस, ठीक है। अच्छा, however nothing section 5 shall apply to the article or association can registered under the previous company law। मतलब अगर कोई आर्टिकल पुराने कंपनी एक्ट में एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है सर, समझ में आया? अगर कोई आर्टिकल पुराने कंपनी एक्ट में बना था तो उसमें रजिस्टर्ड होगा, तो इसमें अलग से कराने की जरूरत आपको नहीं है सर, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ आर्टिकल विद द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ ये प्रोविजन क्या है सर? सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट, कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल हैव इफेक्ट नॉट इज विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्ररी इन कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मतलब आर्टिकल में मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट। पढ़ा चुका ऑलरेडी है। हाँ, या फिर कोई एग्रीमेंट आपने बना रखा हो, क्या बना रखा हो बेटा? कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिव कंपनी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई रेजोल्यूशन पास कराओ जनरल मीटिंग में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या बोर्ड रेजोल्यूशन डायरेक्टर ने पास कराओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर कंपनी के अगेंस्ट है तो फिर वो वॉइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो आगे, एनी प्रोविजन कंटेन इन मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन शेल टू एक्सटेंड विच रेप्लिकेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एट, बिकम क्या, वही बात बोल रहे हैं। कोई भी प्रोविजन किसके अगेंस्ट है बेटा? कंपनी जेट के, आपके आर्टिकल में एग्रीमेंट्स में वट जो भी है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा? वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। कहते हैं इन द लाइट ऑफ प्रोविजन अब प्रोविजन इफ देयर a provision of article empowering the director of company to expel any member of the company। अच्छा ये ना एक चीज है बेटा, देखो है भाई, ओनर कौन है? ओनर कौन है कंपनी का? मेंबर्स। क्या मेंबर को डायरेक्टर निकाल सकते हैं? नहीं। अगर मान लो उन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई मिसचीफ किया, मिसकंडक्ट किया, हम आपको निकाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल? कंपनीज एक्ट को छोड़ो, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर बेटा मिसचीफ करता है, कुछ ऐसी हरकत करता है, तो डायरेक्टर के पास राइट है उनको निकालने का। तो इस प्रोविजन को क्या हम वैलिड मान सकते हैं? नहीं सर, किसी भी हालत में नहीं। देखो ध्यान सुनना, द कंडीशन देन सच प्रोविजन शैल टोटली क्या बेटा? इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट एंड इट अपोज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी जुरिडिक्शंस। एंड ये क्या हो जाएगा बेटा? अल्ट्रा वायरस। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पूरी तरह से वॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? बट स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कैन कैरी सच प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल। द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेनली गवर्न्ड बाय द, किसके द्वारा बेटा? एससीआरए एक्ट 1956 एंड जो भी सेबी के स्पेशल प्रोविजन है वो। हेंस द आर्टिकल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द एडिशनल मैटर, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का आर्टिकल है एडिशनल मैटर दे सकता है। नॉर्मल कंपनी नहीं, सिर्फ कौन बेटा? स्टॉक एक्सचेंज। ये कौन से केस में डिसाइड होता है बेटा? मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस एस एस आर राजा राजकुमार, ठीक है, समझ में आया? तो इस केस में डिसाइड हुआ था कि जो स्टॉक एक्सचेंज का आर्टिकल है वो एडिशनल प्रोविजन दे सकता है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो है सब कुछ, क्या करना है इसको? भाई इसमें क्या पढ़ा तुमने? अभी अभी पढ़ते आ रहे हो, इसमें नया क्या है? हर चीज में लिखना थोड़ी है यार। प्रोविजन है क्या? एनरिचमेंट का, किसका प्रोविजन है? अब ये क्या होता है सर एनरिचमेंट? इधर देखो ध्यान से। एनरिचमेंट प्रोविजंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, अब ना अभी आगे चल के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन सा बेटा? और ये कवर है अंडर सेक्शन 14। किसमें बेटा? 14 में। इधर देखो प्लीज। कहते हैं सर अगर आपको आर्टिकल के किसी भी रूल्स प्रोविजन को हटाना है, जैसे मान लो ये रहा हमारा आर्टिकल और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं बेटा? कुछ मतलब रूल्स लिखे होंगे, कंपनी कैसे गवर्न होगी, क्या चलेगा, डायरेक्टर कैसे काम करेंगे, वट एवर, ठीक है। अब मान लो मुझे ना
इस पॉइंट को चेंज करना है। किसको चेंज करना है बेटा? इसको चेंज करना है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हेलो, क्या बोलेंगे इसको? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मतलब अप्लाई हो गया कौन सा सेक्शन? सेक्शन 14 ना। हेलो, तो सेक्शन 14 जैसे ही अप्लाई होगा तो भैया आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि सुनो, आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? अच्छा, एसआर पास मतलब कौन सा फॉर्म फाइल हो? एमजीटी 14 टू और उसी विद इन कितने दिन के अंदर? बट एक कॉन्सेप्ट है एनरिचमेंट का। किसका बेटा? मान लो जब कंपनी बन रही थी तो शेयर होल्डर ने क्लॉज 4 को और क्लॉज 6 को बोल दिया था ये एंट्रेंच क्लॉज होंगे। क्या होंगे बेटा? एंट्रेंच क्लॉज होंगे। ठीक है। अच्छा, एंट्रेंच क्लॉज का मतलब क्या होता है? सुनो, मान लो अगर इन एंट्रेंच क्लॉज को आप फ्यूचर में क्या करेंगे बेटा? इसका ऑल्टरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑल्टरेशन। अगेन अप्लाई कौन सा सेक्शन हो जाएगा? बोलो यार। सेक्शन 14 ना। तो सेक्शन 14 में क्या पास करना आपको? एसआर। बट एसआर का रेजोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो कितना? वो होता है 75 ना। बट यहां पर आपको यूनानिमस पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? सॉरी, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? 100% अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एंट्रेंस का मतलब समझ में आया? तो एंट्रेंस का मतलब होता है सर, कोई भी प्रोविजन अगर आर्टिकल में मेंबर ने एंट्रेंस किया हुआ है तो फिर नॉर्मल रेजोल्यूशन से उसको अल्टर नहीं, फिर यूनानिमस अप्रूवल पास करना पड़ेगा। यूनानिमस बोले तो 100% मेंबर का अप्रूवल चाहिए होगा इसमें। समझ में आया? लिख लो। यही जो बताया। आप एंट्रेंस बोल रहे हैं इस क्लास को? एंट्रेंस किया हुआ है? क्या बोल रही है? हिंदी में मतलब जानना है? क्यों जानना है हिंदी मतलब? एंड्रॉइड मतलब ये क्रॉस प्रोटेक्टेड हो गए। क्या हो गए? प्रोटेक्टेड, कि अगर फ्यूचर में चेंज करोगे तो जनरल रेजोल्यूशन से नहीं काम चलेगा। आपको क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस अप्रूवल लेना पड़ेगा। बस यही है। नालायक। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? मतलब मेंबर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। भाई डायरेक्टर तो नॉर्मल रेजोल्यूशन से पास करवा देंगे। तो उस केस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए बेटा यहाँ पे मेंबर्स को एंट्रेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एंट्रेंस कर देते हैं। हो गया? हो गया जी? समझ आया ट्रीटमेंट का मतलब? पक्का? श्योर? लॉक कर दिया जाए? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है।
देखिए सर, देखिए, द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर किस लिए बेटा? एंट्रेंचमेंट टू अफेक्ट द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल में बी ऑल्टर ओनली इफ कंडीशन और प्रोसीजर आर मोर restrictive than those applicable in case of a special resolution are met or compliant। मतलब और ज्यादा टफ रेगुलेशन बना दिए जाते हैं किसके लिए बेटा? एंट्रेंस। तो एसेंशियली एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अलाउ टू सर्टेन क्लॉज ऑफ द आर्टिकल अमेंडेड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन क्या बेटा? स्पेसिफाइड अंडर दिस। क्या लिखा हुआ है? 100% कंसर्न आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी इन प्रोविजंस को चेंज करने के लिए। द प्रोविजन ऑफ एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द investment community, this shall empower the enforcement of the pre-agreed rights and provided the greater certain investor। मतलब सिंपल सी बात है, आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेजोरिटी शेयरहोल्डर डिसीजन ले लेंगे, है ना? तो माइनॉरिटी वाले पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एंट्रेंच कर देते हैं। समझे? बोलो जी। फिर आता है सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट रेफर्स टू द शैल बी मेड। अच्छा, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब करोगे? कुछ नहीं था देखो, जब कंपनी बना रहे थे तब कर लेना, जब कंपनी बना रहे थे तब कर लेना, या फिर बाद में अमेंडमेंट करके कर लेना। कहता देखो देखो क्या करो। कंडीशंस क्या है? ये कह रहे हैं सर, किसी भी प्रोविजन को एंट्रेंच कब करेंगे? मान लो ये हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, क्या बेटा? और इसमें कुछ प्रोविजंस है। क्या है जी? कुछ प्रोविजन बोलो यार। हाँ जी, ये कुछ प्रोविजंस हैं। अब मान लो मुझे ना एंट्रेंच करना है। क्या करना है? एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन जो है वो आप कब ऐड कर सकते हो? तो या तो आप कर सकते हो कब बेटा? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उस समय आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने किसी भी क्लॉज को क्या कर सकते हैं बेटा? एंट्रेंच कर सकते हो। बोलो बच्चों। या फिर आपके पास ऑप्शन है बाय अमेंडमेंट के जरिए। किसके जरिए? अमेंडमेंट के जरिए, मतलब ऑल्टरेशन के जरिए। अच्छा सुनो, जब आप ऑल्टरेशन करोगे आर्टिकल में तो एसआर पास करना पड़ेगा ना। तो सर यहां पर भी इफ एंट्रेंच कर रहे हो अमेंडमेंट के जरिए, देन एसआर पास विद 100% कंसेंट। एसआर पास विद 100% कंसेंट, मतलब एंट्रेंस करने के लिए भी एसआर कौन सा वाला चाहिए आपको? यूनानिमस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मतलब एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स। समझ में आया? बोलो यार। नहीं आया? आ गया? आउट है? समझ आ गया? सच्ची? क्या बात कर रहे हो? अबे तो दो पेन ले आया करो। सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो। हर्षिता का बढ़िया है। ये रफ कॉपी तेरे कॉपी है? यहाँ पे। हो गया दोस्तों? क्या हो गया बेटा तेरे? इतना समय क्यों लगा रही?
बस बस हो गया। तो ये बेटा एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कंटेंट ऑफ एओए, भाई एओए का क्या कंटेंट हो गया, पूरा कंपनी एक्ट है। जो कुछ आप पढ़ोगे पूरे कंपनी एक्ट में, वो सारे कंटेंट किसके हैं बेटा, आर्टिकल ऑफ मीटिंग कैसे होगी, शेयर होल्डर कैसे अपॉइंट, आई मीन सॉरी अडॉप्ट होंगे, डिविडेंड कैसे देंगे, सारा प्रोविजन कहाँ लिख सकते हो आप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहाँ लिख सकते हो, या फिर कंपनी एक्ट फॉलो कर लो। क्या फॉलो कर लो बेटा, कंपनी एक्ट फॉलो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा देर में। दूसरा क्या है, डिफरेंस आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में, लीगल इफेक्ट क्या है इसके, सेक्शन 10। वेट वेट सबर तो है जीवन, एक चीज देख रहा था वो बता दूंगा फिर छोड़। Limitation on power, procedure, case। ये देखो पहले इसको देख लो, कहाँ गए बे? सी, क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कौन सा सेक्शन फॉलो करना है, ठीक है। या तो आप क्या कुछ नया चीज इसमें अडॉप्ट कर सकते हो, या कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ इंसर्ट कर सकते हो न्यू क्लॉज, या कुछ चीज क्या कर सकते हो बेटा, डिलीट कर सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज, या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी क्लॉज को, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कुछ नहीं करना है, अच्छा कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी की अपनी रेस्ट्रिक्शंस को हटा सकती है, नहीं सर, बोलो यार। हाँ, तो ये कुछ चीजें, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है ना, और आपको बस जो वो याद करना है जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। और कौन सा फॉर्म फाइल होगा बेटा यहाँ पे, MJD 14, कौन सा फॉर्म फाइल होगा, MJD 14, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा बेटा, सेक्शन 14 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जो आर्टिकल के अमेंडमेंट की बात करता है। अब सर एक बात बताओ, ये ना इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा आप लोग, वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। देखो, आर्टिकल शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट, सो गिवन द एफिशिएंट प्रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन which may unworkable element। क्या लिखा हुआ है, होमलेस वर्सेस की लॉर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर केस where the contractor parties reveal that there has some practice on work for several years, which was accepted by everyone concerned without any challenge or question. Then the practice of course of long year itself become a indication that the rules of article formed by way of internal management were understood and in the sense, मतलब कुछ रूल्स ऐसे अपने बना रहे हैं जो काफी टाइम से चले आ रहे हैं, बट रूल सही नहीं है। बट कंपनी बेसिकली क्या करे बेटा, चल रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिकेशन है कि कंपनी क्या है बेटा हमारी, उसका मैनेजमेंट सही से प्रेम नहीं हुआ है, ठीक है। ये कुछ केसेस है बेटा, मेमोरेंडम मस्ट लाइक क्या होना चाहिए बेटा, अदर डॉक्यूमेंट राइट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेबल इंटरप्रिटेशन टू ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, नो रिजिड कैनन कंस्ट्रक्शन अप्लाइड इन द डॉक्यूमेंट लाइक अदर डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी रीड फेयरली एंड इम्पोर्ट डिराइव फ्रॉम द रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज। मतलब उसको इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज नॉर्मली पढ़ोगे जैसा उसका मीनिंग निकल रहा है बेसिक सेंस में, वही एक्चुअली ना, ये इंटरप्रिटेशन हमारा एक कोर्ट का मैटर है बेटा। किसका मैटर है, कि कोर्ट कैसे आर्टिकल को पढ़ रहा है, इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, प्रोविजन का मीनिंग कैसे निकाल रहा है। अभी ना आपका वो चैप्टर शुरू होगा जेआईजेएल में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, है ना। उसमें आपको सर बताएंगे कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से रूल्स हैं, किस संदर्भ में इंटरप्रिटेशन करी जाती है, कोर्ट की इंटेंशन क्या होती है किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के, वगैरह वगैरह। बाकी डिफरेंस तो आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। सेक्शन 10 क्या कहता है, इफेक्ट। अच्छा सुनो, कुछ नहीं है बेटा, एओए और एमओए एक बार रजिस्टर्ड हो गए क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या बन जाते हैं। अच्छा, क्या इसका लीगल इफेक्ट होता है, हाँ। क्या कंपनी के ऊपर बाइंड है, क्या आर्टिकल कंपनी के ऊपर बाइंड है, हाँ। कंपनी किसके हिसाब से काम करेगी बेटा, तो देखो लिखा हुआ है ना, मेंबर बाउंड टू कंपनी आर्टिकल के हिसाब से, मतलब मेंबर जो है वो कंपनी के लिए क्या होंगे, बाइंड होंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है ना, कंपनी बाउंड होगी किसको लेके, मेंबर मेंबर को लेके बाउंड होंगे। जैसे एसआर पास होता है, कितना प्रोविजन है उसमें, 75%, क्या 25% को मानना पड़ता है, हाँ। तो मेंबर भी मेंबर के उससे क्या बेटा, बाउंड होता है। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कौन सा था डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। भैया हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो आर्टिकल में लिखा था, आपने पढ़ा दिस इज योर मिस्टेक, बट इसका एक्सेप्शन भी है, हाँ। इंडोर मैनेजमेंट का, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, हाँ। तो ये कुछ नहीं पढ़ना है,
सब बकवास। ठीक है, बाकी लिमिटेशन अपने पढ़े हुए हैं, पावर की लिमिट लगा सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो, वगैरह वगैरह। भाई केस लॉ से बैठे हैं सारे, ठीक है, तो केस लॉ रीड कर लीजिएगा, खत्म हो गया चैप्टर आपका, चैप्टर खत्म। बाकी जो जितने भी केस लॉ है प्लीज रीड जरूर कर लीजिएगा, और रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग की क्लास अलग से होगी। नेक्स्ट क्लास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे क्या, हालांकि पहले से प्रोस्पेक्टस का पार्ट चलेगा, फिर शेयर कैपिटल का पार्ट चलेगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, आज नहीं होगा।